नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं राजेश राज। बिहार के मिथिलांचल के एक महत्वपूर्ण शहर दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अभी हम मौजूद हैं, जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन की श्रृंखला में शामिल है। दरभंगा से सीतामढ़ी, जो जनक नंदिनी सीता की जन्मभूमि है, वहां तक की हम यात्रा करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस में, जो ट्रेन दरभंगा से जनकपुर रोड, रक्सौल, अयोध्या होते हुए नई दिल्ली तक की यात्रा करती है। यानी यह ट्रेन अवध और मिथिला के रिश्तों को भी मजबूती प्रदान कर रही है। हम मुसाफिरों से करेंगे गुफ्तगू, जानेंगे बिहार के विकास को और सियासी जो मिजाज है उसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे बिहार के नौजवानों से, बिहार की जनता से। तो आइए चलते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस के इस सुहाने ट्रेन के सफर पर, आपको सीधे लेकर चलते हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली है। यह ट्रेन मिथिलांचल के हृदय स्थली दरभंगा से चल रही है, जो मिथिलांचल है और अयोध्या यानी अवध की दूरियां जो है उसको कम करेंगी। यह ट्रेन कहीं न कहीं उन लोगों के लिए राहत का पैगाम है जो धार्मिक पर्यटन, धार्मिक आस्था में रुचि रखते हैं। और इस ट्रेन से हम दरभंगा से सीतामढ़ी के लिए यात्रा करेंगे, जानेंगे लोगों के मिजाज और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह ट्रेन जो है, देखिए ये ट्रेन यहाँ से खुल रही है, खुलने वाली है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली आनंद विहार तक जाएगी, उस ट्रेन में हम अभी सवार हो चुके हैं अपने कैमरामैन अरविंद के साथ। और इस ट्रेन में तमाम जो मुसाफिर हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, या जानेंगे कि आखिर बिहार का जो विकास का पैमाना है वो क्या है, और ट्रेन के मामले में बिहार कितना समृद्ध हुआ, डेवलपमेंट के मामले में बिहार कितना समृद्ध हुआ, यह हम जानने परखने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आप बिहार में हो तो बिहार में सियासी गुफ्तगू तो होगी ही, बिहार में ये जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि आखिर यहाँ का सियासी मिजाज कैसा है। दरभंगा से अयोध्या होते हुए नई दिल्ली तक की जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो यात्रा है, इसमें नेपाल के मुसाफिर भी बड़ी तादाद में सफर करते हैं, क्योंकि सीतामढ़ी जनक नंदिनी सीता की जन्मभूमि है। इसके अलावा जनकपुर रोड, रक्सौल, ये वो क्षेत्र हैं जो नेपाल से बिल्कुल सटे हुए हैं। रक्सौल के बाद बीरगंज शुरू होता है, जो बीरगंज कहा जाता है कि नेपाल की औद्योगिक राजधानी है। बिजनेस करने के लिए संपूर्ण नेपाल भर के लोग या तो बीरगंज आते हैं या फिर काठमांडू तक की यात्रा करते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे मुसाफिर भी हैं जो नेपाल के हैं, हम उनसे आपको सीधे रूबरू कराएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कृष्ण मिश्र है। आप कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहे हैं? हम अभी दरभंगा से लेकर रक्सौल की यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ दरभंगा में क्या संबंध है? संबंध है। कहा जाता है कि नेपाल और बिहार के बीच जो है रोटी और बेटी का संबंध है, रिश्तेदारी होती है, लेन देन होता है, व्यवसाय करते हैं लोग। कैसे देखते हैं यह जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, यह नेपाल और भारत के संबंधों को कितना मजबूत बना रहा है? जी बहुत अच्छा। कि हम लोग बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं ना, खास करके जनकपुर साइड के लोग, हम लोगों के लिए इस ट्रेन से बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। हम परसों भी आए थे इस ट्रेन से, आज जा रहे हैं। हम लोग का संबंध ज़्यादातर बिहार में पड़ता है और हम लोग को आने जाने के लिए अच्छी सुविधा हो रही है। आप सर कहाँ से हैं? हम सीतामढ़ी से हैं। मेरा नाम अवधेश कुमार मिश्र हुआ। आप कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहे हैं? हम भी तो अभी दरभंगा से सीतामढ़ी तक की यात्रा कर रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार में विकास नहीं होता है, बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रेलवे में ट्रेन्स दिए गए, अमृत भारत एक्सप्रेस दिए गए, उसके अलावा जो ट्रेन है, रेलवे स्टेशंस हैं, उनको अमृत भारत में शामिल किया गया, जिससे वो वर्ल्ड क्लास जो है वो रेलवे स्टेशंस बनेंगे। कैसे देखते हैं बिहार के डेवलपमेंट को, किस तरह से आंकते हैं? नहीं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है
और रह गई बात ट्रेन की, तो अच्छी ट्रेन की सुविधा दी गई है और जितने भी तीर्थ स्थल है उसको जोड़ने का काम किया गया। खासकर सीतामढ़ी से जो गुजरने वाली ट्रेन है अयोध्या तक जाती है, उसमें अमृत भारत ट्रेन का बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है और इसको लोग प्रेफर भी कर रहा है। इससे लगता है कि बिहार में विकास पर भी सियासत होती है, डेवलपमेंट पर सियासत नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सियासत होती तो है ही, राजनीति में तो बिना सियासत की तो राजनीति होती नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह। आपको क्या लगता है कि बिहार में डेवलपमेंट के नाम पर पॉलिटिक्स भी होती है? डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितना संतुष्ट है? नहीं, बहुत मतलब हम लोग एक्चुअल अपनी हम बात करते हैं, हम तो संतुष्ट हैं इसलिए कि हम लोगों ने वो भी दौर देखा है जो बिहार में विगत 15-14 वर्षों तक जो पिछली आज से 13-14 साल पहले की जो सरकार थी उसका भी हम लोग रीजन देखे हुए हैं। जो जिसको जंगल राज्य के नाम से जाना जाता था, जो काफ़ी मतलब डरावना और भयावह स्थिति बिहार में उस समय थी, जो मेरे समझ से है। लेकिन हम लोग बदलाव आज के समय में जो देख रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है और वर्तमान की सरकार भी बहुत अच्छी काम कर रही है। हम लोग क्या पूरे बिहार की जनता उनसे पूरी तरह से आश्वस्त हैं और संतुष्ट भी हैं। ये मिथिला और अवध के जो रिश्ते हैं उनको कितना मजबूत करेगा? अच्छा रिश्ता बनाएगा। अच्छा लगा ये ट्रेन में सफ़र करके। उधर से भी हम आए दिल्ली से, इसी ट्रेन से आए हैं। एकदम टाइम पे छोड़ता है, टाइम पे यहाँ से खुलता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बिहार में तो पॉलिटिक्स होते रहता है, यहाँ काम कोई नहीं करेगा, श्रेय सब लेगा। यहाँ सीतामढ़ी से कोई सपना नहीं देखा था कि डायरेक्ट सीतामढ़ी से अयोध्या जाना। अब सीतामढ़ी में 3 बजे 4 बजे बैठिए और सवेरे में उतर जाइए अयोध्या। तो ये बहुत अच्छा कार्य किए हैं मोदी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनकपुर और अवध अयोध्या की दूरी को बिल्कुल कम करेगा। हमारे साथ देखिए कुछ महिला मुसाफिर हैं, उनसे हम आपको बातचीत कराएंगे। क्योंकि राम अगर यहाँ पर दामाद है तो सीता जो है वो बेटी है, सिया धिया है। तो हम सिया धिया के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। कितना इमोशन है इस ट्रेन से जुड़ा हुआ। कहा जाता है कि भाई दामाद और बेटी और रोटी का जो रिश्ता है नेपाल के साथ, इसके अलावा अवध और मिथिला के रिश्ते जो हैं उसमें भी ये ट्रेन गर्माहट ला रहा है। गर्माहट बेशक गर्माहट ला रही है। और जब से ये ट्रेन स्टार्ट हुई लोगों में उत्सुकता भी बनी रही। चूँकि अयोध्या का उद्धार हुआ, श्री राम लल्ला आए, तो श्री राम लल्ला से हमारा नाता जुड़ा। चूँकि सीता माता की धरती सीतामढ़ी है खासकर, और ये एक तरह से मानूँ तो मैं एक उपहार हुआ। और इस उपहार का स्वागत, भव्य स्वागत सीतामढ़ी के वासियों ने किया। उत्सुकता बहुत रही खासकर, और एक संपर्क जो कह सकते हैं कि बहुत गहरा हुआ। सीतामढ़ी जो है से पावन धरती है। हम लोग की बड़ी खुशी है कि राम जन्मभूमि यहाँ पर है। राम जन्मभूमि तो अयोध्या में है और सीता माँ की जो है यहाँ जन्मभूमि है। बिहार में भी अच्छी ट्रेन दे रहा है, एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं उसमें बढ़ोतरी कर रहा है, स्टेशन अच्छा बना रहा है। क्या कहेंगे? जो देश के प्रधानमंत्री अच्छे हैं तो सब कुछ तो अच्छा ही होगा ना। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो महिलाएं हैं वो यहाँ की महिलाएं पॉलिटिक्स को कितना समझती हैं, डेवलपमेंट को कितना समझती हैं? डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं कुछ समझती है अभी। हिंदुस्तान को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और उसमें बिहार का जो वैशाली है वो लोकतंत्र की जननी है। दुनिया का पहला गणतंत्र है जहां से लोकतंत्र की हम कह सकते हैं कि पाठशाला की शुरुआत हुई। और इस बिहार के पॉलिटिक्स को लोग सबसे ज्यादा देश भर में चर्चा मिलती है तब जब यहाँ चुनाव का मौसम आता है। आने वाले कुछ एक दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हो रही हैं। बिहार के मतदाता क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ सियासी गुफ्तगू करते हैं? हम अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अभी सफर करते वक्त मुसाफिरों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो महिलाएं हैं वो क्या समझती हैं, वो क्या सोचती हैं और किस तरीके से बिहार पॉलिटिक्स को, महिलाओं के लिए कितनी जगह है बिहार के चुनाव में, बिहार के पॉलिटिक्स में कितना महिलाएं आगे आ रही हैं? महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं, वो हर एक क्षेत्र में आगे हैं। बिहार एजुकेशन के मामले में भी आगे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस है हर एक क्षेत्र में। एक महिला होने के नाते आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं?
अच्छे नज़र से देखते हैं। अभी बहुत प्रोग्रेस हुआ है बिहार में। बिहार के चुनाव पर दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी रहती हैं और यहाँ पर मुद्दे कौन कौन से प्रभावी होते हैं, इस पर हम देखिए नौजवानों से हम बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? बेरोजगारी सर, बेरोजगारी। हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अपने घर छोड़ के यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर दूर जाके कमाई कर आमदनी के लिए जाते हैं ना सर। ग्रेजुएशन करके कुछ नहीं यहाँ पे जा रहे हैं, वहीं पे काम करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या नाम? वही सेम ही चीज, बेरोजगारी। क्या मतलब बिहार में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आम पब्लिक, नेता कौन जिम्मेदार है? नेता ही है, चेंज होता रहता है। देखते हैं जैसे नीतीश कुमार जी को 6 महीना इधर 6 महीना उधर, तो वही है। तो क्या बिहार में अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ उससे क्या बिहार की जनता खुश नहीं है? नहीं, कुछ नहीं खुश है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है बिल्टू चौधरी। चौधरी जी, आप ये बताइए कि बिहार में आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होंगे, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? किस आधार पर आप वोटिंग करेंगे? हम लोग वोटिंग करेंगे मोदी के आधार पर करेंगे। सत्ता बदल गई बिहार में, नीतीश और तेजस्वी एक साथ थे, बदलकर अब भाजपा और जदयू एक साथ आ गए, उसका कितना असर है लोगों पे? वो असर वो जो राजनीति में रहता है उस पार्टी फिल्म में वो जानता है। हम लोग को पार्टी फिल्म से मतलब नहीं है। हम लोग एक जो आराम से मोदी जो कहाँ जाएंगे वहाँ, जो मोदी कहेंगे वही करेंगे। बिहार में रोजगार होना चाहिए। बिहार में कुछ भी रोजगार नहीं है। जितने नौजवान हैं सारे तो बिहार से बाहर भाग जाते हैं, तो बिहार में है ही क्या? जो है सब अपने अपने में लगे पड़े हैं। बिहार की राजनीति पर देश भर के लोगों की नजर रहती है। क्या लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक तरफ बीजेपी जो है वो परिवारवाद पर हमला कर रही है, दूसरी तरफ आरजेडी जो है वो परिवार पर हमला कर रही है, इसको एक नौजवान होने के नाते किस तरीके से आप? देखिए, अभी परिवारवाद और जो परिवार का बात है, कहना तो प्रधानमंत्री जी का सही है। यहाँ देश जो उसी तरफ जा रहा है कि लगातार परिवार की तरफ आदमी जा रहा है। अपना परिवार से उसका होता है, लोगों का उससे भला होता नहीं है। मेरा कहना है कि स्पष्ट रूप से कि केंद्र का भी कुछ न कुछ कमी रहा है। इसका एक उदाहरण है, सीधा सा उदाहरण है कि NIOS DLED को जो शिक्षक प्रशिक्षण दिया गया, उसमें तो किसी को मूल अधिकार नहीं मिला, उसी को किसी में नहीं मिला। ऐसे हमारे देश में 15 लाख शिक्षक। जी, आप ये बताइए कि बिहार में आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा, डेवलपमेंट एक मुद्दा होगा, या किस मुद्दे के आधार पर आप चुनाव में जाएंगे और वोटिंग करेंगे? डेवलपमेंट के मामले में डेवलपमेंट का बड़ा मुद्दा होगा। लोकसभा का चुनाव आने वाले दिनों में कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में कौन से मुद्दे वो प्रभावी हैं? यहाँ पर विकास का काम जो है वो मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा, या फिर किस मुद्दे के आधार पर यहाँ की पब्लिक वोट करेगी? जिनका भी मतलब टाइम रहा है तो विकास होते होते रुक जाता है। क्या है कि विकास पूरी तरह से नहीं हो पा रही है ना। इसीलिए बिहार से अन्य देश में जैसे दिल्ली हो गया, बम्बे हो गया, कहीं भी हो गया तो इंसान जाता है ना। अगर विकास होगा, इंडस्ट्री होगी, रोड नाला सही होगा तो हर व्यक्ति अपने गांव में रहना पसंद करेगा जी। लेकिन कैसे देखते हो बिहार की जो राजनीति है उसको, एक नौजवान होने के नाते तुम कैसे देखते हो? सर देखिए, हमारे बिहार में जो है ना भ्रष्टाचार बहुत बड़ा बढ़ चुका है। जैसे कि हम लोग एजुकेटेड हुए तो हम लोग को सोच समझ के किसी को भी वोट देना चाहिए। वोट सोच समझ कर देना चाहिए, किसी प्रलोभन में नहीं देना चाहिए। जी नहीं। देखिए, ये पहली बार के मतदाता होंगे इस चुनाव में और ये BSc के छात्र हैं। इनका साफ तौर पर कहना है बिहार कितना जागरूक राज्य है, इसकी बानगी इस छात्र ने प्रस्तुत की और कहा कि प्रलोभन में आकर बिहार के लोग वोट कर देते हैं, शराब या फिर अन्य चीज़ों के प्रलोभन में आकर वोटिंग करते हैं। भ्रष्टाचार की बात भी इन्होंने की। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के आगोश वाले लोगों को वोट नहीं करनी चाहिए और कोई प्रलोभन अगर दे तो उसे वोट बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में बिहार के लोगों के सामने सबसे बड़ा क्या मुद्दा होगा? सर एजुकेशन ही है सबसे बड़ा, तो करप्शन सबसे ज़्यादा है, सबसे बहुत बड़ा करप्शन। लेकिन बिहार के जो नौजवान हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर IAS टॉप कर जाते हैं, टॉप पदों पर, तो बिहार में क्यों नहीं हो पाते? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना हिला हुआ है अभी भी। महिलाओं का एजुकेशन, ये कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है? ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए मेरे हिसाब से,
होने वाला तो मैं नहीं बता सकती, बट होना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान दे सरकार तो ऑब्वियसली बिहार में विकास होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। कैसे देखते हैं ये जो आरजेडी और जेडीयू बीजेपी के लोग जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें आरजेडी भी अब नया अपना सिगुफा दे रही है, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप पीछे का देखेंगे, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि फ्यूचर में वो क्या अप्रोच रखने वाले हैं। और जैसा न्यू, हम तो उस वक्त छोटे थे, बट जैसा मेरे फैमिली और मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कि पहले मतलब जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, 1997 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो उस वक्त बहुत ही प्रॉब्लम हुआ करता था, खास करके हम जैसे लोगों के लिए, हमारे फैमिली वालों के लिए। और अभी जो बीजेपी आई है वो अच्छा काम कर रही है, बट थोड़ा सा रोजगार के ऊपर उनको ध्यान देना पड़ेगा। भारतीय रेल ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन की सूची में देश के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को सूचीबद्ध किया है, जो विकास के पैमाने पर खड़े उतरेंगे और उसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि देश के रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाना है। इस दिशा में अमृत भारत रेलवे स्टेशन जो हैं वो कहीं न कहीं हिंदुस्तान की प्रगति की इबारत लिखेंगे। पूर्व मध्य रेलवे और बिहार में कितने रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, ये जानने के लिए हमारे साथ समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव अभी दरभंगा से सीतामढ़ी की यात्रा कर रहे हैं, हमारे साथ सफर कर रहे हैं। हम सीधे आपको उनसे रूबरू कराते हैं। कितने स्टेशन सर आपके ईसीआर में और बिहार में? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पूरे ईसीआर में 80 स्टेशन हैं जो 5600 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। इनमें से बिहार में 72 स्टेशन हैं जो करीब 4000 करोड़ की लागत आएगी उन पे, और समस्तीपुर मंडल में हमारे 19 स्टेशन हैं जो 1000 करोड़ की लागत पे बन रहे हैं। इसमें कुछ स्टेशंस का एकदम टोटल मेजर रीडेवलपमेंट हो रहा है और बाकियों में सॉफ्ट अपग्रेड हो रहा है। मेजर रीडेवलपमेंट वाले 12 स्टेशन हैं जो कि 4000 करोड़ की लागत आएगी। इसमें हमारे मंडल में 3 स्टेशन चिन्हित हैं, सीतामढ़ी, दरभंगा और बापूधाम मोतिहारी, जिन तीनों की मिला के लागत 721 करोड़ आ रही है, और बाकी जो 12 स्टेशन हैं उन पे अपग्रेड हो रहा है, वो करीब 300 करोड़ के आसपास है। बिहार में अमूमन कहा जाता रहा है कि डेवलपमेंट का अभाव रहा है, डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय रेल ने सब कुछ स्ट्रक्चर किया है, जैसे सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का ही कायाकल्प किया जा रहा है, ऐसे में लगता नहीं कि जो लोग बाहर बैठकर बिहार को झुठलाते हैं उनके लिए एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि सबक है कि इतने 1000 करोड़ की परियोजनाएं और रेलवे स्टेशनों का विकास करने को आपने सूचीबद्ध किया है? मेरे ख्याल से इस बात से इनकार कोई नहीं करेगा कि बिहार में भारतीय रेल बहुत ही मेजर इन्वेस्टमेंट कर रही है और 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इस साल स्वीकृत हुए हैं, जबकि पहले जो है 1200-1400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते थे। सर, अमृत भारत एक्सप्रेस जिसमें हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, इसको पीएम ने लॉन्च किया था, मैं उस लॉन्चिंग सेरेमनी में था। मैंने अयोध्या से गोरखपुर की यात्रा भी की। लगता नहीं कि यह जो ट्रेन है ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि अवध और मिथिला की जो दूरियां हैं उसको कम करेगा और रिश्तों में प्रगाढ़ता मिला। इस ट्रेन से जो है मिथिला की धरती को भगवान राम की अयोध्या से जुड़ने का मौका मिला है। ये ट्रेन दरभंगा से चल के सीतामढ़ी होते हुए अयोध्या होते हुए आनंद विहार जाती है। मुझे लगता है इससे इस एरिया के लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, और नहीं यहाँ के बल्कि नेपाल की तराई क्षेत्र के जो लोग हैं जहाँ रोटी बेटी का संबंध है हमारा, उनको भी इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक सवाल सर और, कि बिहार में जितने भी बड़े रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मुंगेर का गंगा रेल पुल हो, जयनगर से कुर्था आपने जो एक दोस्ती की रेलगाड़ी चलाई, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम भारतीय रेल के लिहाज से बिहार के लिए उपयोगी मान सकते हैं और उसको गिना सकते हैं? देखिए, जैसा आपने अभी राजेंद्र पुल का नाम लिया, उस एक मेजर प्रोजेक्ट है जो अभी हो रहा है। इसके अलावा अभी कोसी महासेतु जो है उसका शिलान्यास किया गया था, जो कि मिथिला को सीमांचल और कोसी से जोड़ता है। और इसके पहले जब ये पुल नहीं था तो लोगों को बहुत लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता था। इसके अलावा जैसे आपने नेपाल की बात की, तो ऑलरेडी हमारी ट्रेन चल रही है जयनगर से बिजौली के बीच में, जो कुर्था से थोड़ा आगे है, 52 किलोमीटर का डिस्टेंस है और बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है ये। और अभी रक्सौल काठमांडू योजना जो है उसका भी फाइनल लोकेशन सर्वे हो गया है और हमने विदेश मंत्रालय को 26,000 करोड़ की लागत से 280 किलोमीटर बनाने का ये प्लान जो है सौंपा हुआ है। गंगा पर जो रेल ब्रिज है वह भी मुंगेर का जो है वह भी बहुत आकर्षक है।
मोदी जी की बहुत ही आकर्षक ब्रिज है और बहुत ही यूजफुल ब्रिज है। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी एक झलक जो है जब बेतिया आए थे तो उस कार्यक्रम में भी देखी थी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो दरभंगा से सीतामढ़ी, रक्सौल होते हुए अयोध्या और फिर नई दिल्ली तक की यात्रा करेगी, उसमें हमारी डीडी न्यूज़ की टीम ने दरभंगा से सीतामढ़ी तक की यात्रा की। सीतामढ़ी जनक नंदिनी सीता की जन्मभूमि है और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी अमृत भारत रेलवे स्टेशन में शामिल किया गया है। और कहीं ना कहीं जो रेलवे स्टेशन की जो स्ट्रक्चर है उसको बदला जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है वो चमक उठी है। अब दरकार सीतामढ़ी को चमकाने की है और भारतीय रेल इसमें कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ रहा है। और हमारे पीछे जो ट्रेन आप देख पा रहे हैं वह ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो सिर्फ दो देशों या दो राज्यों की दूरी को कम नहीं करेगा बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, अयोध्या और मिथिला की दूरी को भी कम करेगा। हमारी यात्रा यहीं पर खत्म होगी, लेकिन हम अभी सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन का भी जायजा लेंगे और कुछ नौजवानों से सियासी गुफ्तगू करने के बाद इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करेंगे। दरभंगा से सीतामढ़ी की यात्रा करने के बाद हम सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर अभी मौजूद हैं और जो नौजवान हैं, नौजवानों का सियासी नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार जिस पर तमाम दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी रहती हैं, वहाँ के युवा क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं, क्या युवाओं के मन में चल रहा है? युवाओं को बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं है, यहाँ पे सब बाहर जाते हैं, दिल्ली कमाने जाते हैं, यहाँ पे काम ही नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो प्रत्येक 2.5 साल में कभी इस पार्टी, कभी बीजेपी ज्वाइन कर रही है, कभी आरजेडी ज्वाइन कर रही है। तो उससे क्या विकास पर असर पड़ रहा है? विकास पे बहुत असर पड़ रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, ना कोई फैक्ट्री, ना निवेश आ रहा है, ना उद्यमी योजना बढ़ रही है, ना कुछ हो रहा है। पार्टी सरकार जो बदल जा रही है उसको यहाँ की जनता कैसे देख रही है? यहाँ एनडीए का गवर्नमेंट बहुत विकास कर रही है, इसमें कोई नो डाउट। और नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। सर जी, हमारे यही कहना है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से रेलवे विभाग बहुत प्रगति हुआ है। जहां से हम बोल रहे हैं वहां पर जो प्लेटफॉर्म पर कुछ था ही नहीं, आज यहाँ पर बहुत विकास है। हर एक जगह हम आज चढ़ाने आए हैं तो उस पर सब पर ट्रेन पर लिखा हुआ है। महिलाओं की क्या स्थिति है बिहार में? क्या स्थिति बिहार में रहेगी? बिहार का तो बिहार ही है। बड़े बड़े नेता जो हैं तो बिहार को बदल दे रहे हैं। बिहार में कोई बदलाव हो रहा है? मेरा ही लड़का हो या किसी का लड़का हो, गार्जियन पैसा दे रहे हैं, पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोई न केंद्र सरकार में नौकरी मिल रही है, न कमाने का ढंग है, न रहने का ढंग है, न खेती है बिहार में, न रेलवे के तरफ से कुछ बच्चे को मिल रहा है। क्या बिहार में? लेकिन बिहार बदलने वाला नहीं। एक नौजवान क्या सोचता है, बिहार सुधरेगा? सुधरेगा सर, बिल्कुल सुधरेगा। इसके लिए बदलाव अब होगा, बिल्कुल पहले से भी हुआ है, अब बिल्कुल होना ही है, हो जाएगा सर। कैसे बदलाव होगा, कैसे बदलेगा बिहार? कैसे बदलेगा? बीजेपी को लाया जाएगा और बढ़िया नेता को चुनिए तब जाकर होगा सर। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर डीडी न्यूज की टीम अभी मौजूद है, जो जनक नंदिनी सीता की जन्मस्थली है और यहाँ पर एक प्रतिमा भी लगाई गई है जहाँ पर कि राजा जनक हल जोत रहे हैं और माता सीता जो है वो प्रकट होती हैं धरती के भीतर से। वह दृश्य भी इस रेलवे स्टेशन पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ के जो नौजवान हैं वो हमारे साथ हैं। बिहार के बारे में कहा जाता है, अभी एक अम्मा कह रही थी, हमने पूछा उनसे कि अम्मा बिहार में क्या मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बिहार तो सुधर ही नहीं सकता है। बिहार का नौजवान क्या इस बात से इत्तेफाक रखता है? बिहार में कोई मुद्दा नहीं, यहाँ जाति पाति का ज़्यादा मुद्दा हो रहा है, ठीक है। और सीतामढ़ी को जैसे आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ये माता सीता का जो मूर्ति है, जो स्थल है, वो सबसे फेमस है और टूरिस्ट लोग भी यहाँ आएंगे और बहुत विकास होगा यहाँ का, जितने भी नौजवान हैं, और ये स्टेशन और विकसित होगा, आगे और बढ़ेगा। बिहार को राजनीति की पहली पाठशाला कहा जाता है। यहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले, खोमचे वाले, चाय वाले, ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर भी राजनीति की बारीक समझ रखते हैं और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं वो एक बार बिहार रिपोर्टिंग के लिए जरूर आना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति की बारीक अगर समझ सीखनी हो तो आपको बिहार आना होगा, क्योंकि बिहार
लोकतंत्र की जननी है। और ट्रेन में सफर के दौरान हमने देखा कि तमाम मुसाफिरों के मन में तरह तरह की उत्कंठाएं जो है वो सामने आई, लेकिन बेरोजगारी, बेकारी, पलायन का दंश एक बड़ा मुद्दा सामने आया। लेकिन डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट या बिहार में एक बड़ा जो है स्लोगन, एक बड़ा नारा आने वाले दिनों में होने वाला है, यह भी साफ दिखाई पड़ा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।